बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज की क्लास में मैं रासायनिक बंधन एवं परमाणु संरचना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके साथ हूं, जिसमें बच्चों मैंने सबसे पहला प्रश्न आपके साथ ले रखा है, बंधकोण किसे कहते हैं, और इसके आपको उदाहरण की मैं जानकारी दूंगा। तो बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे कि बंधकोण क्या होता है। बच्चों समझिए, बंधकोण को समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। हमने एक टॉपिक बच्चों पूर्व की क्लासेस में पढ़ा था, पूर्व के प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। संकरण के आधार पर अगर हम किसी यौगिक संकरण के आधार पर अगर हम किसी यौगिक के अणु की ऑर्बिटल संरचना या उसकी ज्यामितीय संरचना को ध्यान से देखें, ठीक है बच्चों, तो हम देख पाएंगे, उससे स्पष्ट होगा कि केंद्रीय परमाणु द्वारा जुड़े दो निकटवर्तीय सहपरमाणुओं के बीच, ठीक है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सहपरमाणु, दो निकटवर्ती सहपरमाणु जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हों, तो केंद्रीय परमाणु पर बने कोण को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बंधकोण बोलेंगे। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने सबसे पहले sp संकरण लिया, जिसमें मैंने आपको BeCl2 के पूर्व में जानकारी दी थी। बच्चों इस तरह से ये उसकी ऑर्बिटल संरचना है। ये बीच वाला भाग आप देख पा रहे हो, ये बेरिलियम के लिए है, जबकि ये दोनों क्लोरीन के लिए हैं। इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों एक बेरिलियम अपने दो निकटवर्ती क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में ये जो कोण आप देख पा रहे हो, इस कोण को, ये कोण हमको कितना प्राप्त होगा? 180 डिग्री का। तो बच्चों ये जो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इस कोण को हमने क्या बोला हुआ है? बंध कोण बोला। ये बच्चों BeCl2 की ऑर्बिटल संरचना है और ये उसकी ज्यामितीय संरचना है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल मैंने लेने का प्रयास किया है बच्चों। sp2 संकरण के लिए मैंने आपको BeCl3 का उदाहरण दिया था। इस तरह से बच्चों ये उसकी ऑर्बिटल संरचना है और ये उसकी ज्यामितीय संरचना है। तब बच्चों केंद्रीय परमाणु ये बोरॉन होगा, ये दो निकटवर्ती क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। तो बच्चों इनके बीच में ये जो कोण निर्मित हो रहा है, अब ये 120 डिग्री का होगा, तो ये जो कोण बना, ये कोण आपका बंधकोण कहलाएगा। ये कोण 120 डिग्री का, इसकी गणना आप कैसे करेंगे ये भी पूर्व के वीडियो में मैंने आपको संकरण की घटना में बता रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहां पर देखिए दो निकटवर्ती परमाणु जो कि बेरिलियम से जुड़े हैं, तो ये जो कोण बन रहा है ये आपका बंधकोण है। बच्चों मैंने एक अगला एग्जांपल भी आपके सामने ले रखा है। sp3 में CH4 NH3 और H2O में भी मैंने बंधकोण समझाने का प्रयास किया है। बच्चों इस बार मैंने केवल इनकी ज्यामितीय संरचना आपके सामने रखी हुई है। बच्चों बिकॉज ऑफ जो कंपाउंड है आपका CH4 NH3 और H2O, इन तीनों में ही sp3 संकरण है। ठीक है, लेकिन इनकी संरचनाओं का जो प्रतिरूप है वो अलग अलग है। पहली वाली संरचना चतुष्फल की है, जबकि दूसरी वाली आपकी पिरामिडल है, और तीसरी वाली जो है वो आपकी वी आकृति की, उल्टा वी आकृति की है। ठीक है ना बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दो निकटवर्ती, कार्बन से जुड़े दो निकटवर्ती हाइड्रोजन के बीच में जब आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो यहाँ पर बंधकोण आपको 109 डिग्री 28 मिनट का देखने को मिलेगा। जबकि अमोनिया के केस में बच्चों यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना बचेगा? 107 डिग्री। बच्चों जल के केस में एक नहीं वरन दो लोन पेयर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो अब मूल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना बचता है? शेष 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको बंधकोण की जानकारी दी। बच्चों बंधकोण के बाद मैंने एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ ले रखा, और वो प्रश्न है बंधक्रम किसे कहते हैं, और इसके लिए भी मैंने उदाहरण दिया हुआ है बच्चों आपको। बच्चों बंधक्रम को समझने के लिए हमने VBT और MOT जो सिद्धांत है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमने इनका बहुत सुगमता से अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर बच्चों हमने बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंधक्रम को परिभाषित किया। तो यह कहा गया कि बंधे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रतिबंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का जो आधा होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? बंधन क्रम या बंधक्रम कहते हैं। बच्चों इसे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA पढ़कर या बोलकर लिखा जाता है। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये उसका जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ ऊपर ली, वही डेफिनेशन के आधार पर हमने इसको सूत्र के रूप में भी पंक्तिबद्ध किया। ठीक है बच्चों, कुछ उदाहरण भी मैंने
आपके साथ ले रखे हैं। सबसे पहला उदाहरण जैसे कि मैंने F2 अणु में लिया हुआ है, तो बच्चों F2 अणु में फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p5। फिर दूसरा फ्लोरीन का एक और परमाणु, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p5। बच्चों क्या होगा, 1s और 1s के बीच में अतिव्यापन, 2s और 2s के बीच में अतिव्यापन, 2p5 और 2p5 के बीच में अतिव्यापन होगा। इससे जब ऊर्जा स्तर आलेख आप बनाएंगे, याद है मैंने आपको ऊर्जा स्तर आलेख भी बनाना सिखाया हुआ है, उसके आधार पर बच्चों यहां पर 2 और 2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो नीचे वाले में 2 और ऊपर वाले में 2 शिफ्ट हो जाएंगे। फिर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे 2 और ऊपर 2 शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से 5 और 5 10, तो नीचे 6 और ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चों इनका टोटल किया तो नीचे टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 10 Nb में, जबकि ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे Na में 8। बच्चों हमने अपने बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 10 - 8, 8 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की फ्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच ये जो आप एक डैश की लाइन देखते हो ना, ये एकल बंध कहलाता है उसका, ये कहलाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। यानी 2 परमाणुओं के बीच में जो एक डैश की लाइन आप देख पा रहे हो, यही उसका बंधन क्रम है या ये उसका बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैंने ऑक्सीजन परमाणु के लिए भी आपको बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है। ऑक्सीजन के एक अणु में Nb का मान 10 जबकि Na का मान 6 होता है। मैंने बॉन्ड ऑर्डर सीधा कैलकुलेट किया तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 2। ऑक्सीजन के एक अणु में बच्चे 2 परमाणुओं के बीच 2 बंधन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक बंध सिग्मा, दूसरा पाई बंध होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहलाएंगे। इसी तरह से बच्चों मैंने N2 अणु नाइट्रोजन के केस में भी लिया है। नाइट्रोजन के केस के लिए Nb का मान 10 और Na का मान 4 मिलेगा। बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 मिलने वाली है। इस तरह से बच्चों 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में आपको 3 डैश की लाइनें दिखेंगी, यानी यहां पर त्रिबंधन होगा। ठीक है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड में जो बीच वाला बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, जबकि ऊपर नीचे वाले 2 जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। बच्चों मैंने आपको पूर्व की क्लासेस में भी बता रखा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सम्मुख अतिव्यापन से और जो पाई बॉन्ड है वो पार्श्व अतिव्यापन से बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्रबल होते हैं जबकि पाई बॉन्ड दुर्बल होते हैं। ये पूर्व की क्लासेस में भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। बच्चों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी मैंने आपके साथ ले रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों हम जानने का प्रयास करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो बहुत अच्छी तरह से समझिए, 2 विजातीय आवेश जिनके परिमाण लगभग बराबर हो, समान हो और उनके बीच की जो दूरी हो बच्चों वो अति अल्प हो। ठीक है, यानी हमारे पास 2 ऐसे विजातीय आवेश हो जिनमें आवेश का जो परिमाण हो वो बराबर हो, एक जैसा हो। ठीक है, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत अल्प हो, तब बच्चों एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण को हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया और इस तरह से हमारे पास एक संक्षिप्त सा सूत्र निर्मित हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। यहां पर ई जो है वो आवेश का परिमाण है और जो डी है स्मॉल डी, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हमने क्या बोला है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए इसको म्यू के इक्वल ले लिया। बच्चों आप याद रखिए कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो इकाई है वो डेबाई होती है। ठीक है, इसको डेबाई में मेजर किया जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल प्रश्नों से अवगत कराया। कुछ इसी तरह के और भी प्रश्न लेकर पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।